बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमडी कैट क्लासेस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो टॉपिक को, लेक्चर को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ऐसे पॉइंट सिखाऊंगा जो कि शायद आप लोगों ने कहीं पढ़े ना हो और आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं दरमियान में एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नॉर्मली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस हम लिखते हैं द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, द एक्चुअल लेंथ। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं, या हम इस तरह भी कभी कभी डिफाइन करते हैं दैट टोटल लेंथ ऑफ द पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स तो काफ़ी आसान होंगे, अभी आगे जाके हम इसकी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, इस पर अक्सर एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है उसकी जो है पोजीशन चेंज हो रही होती है। अच्छा, इन डिफिनेशंस को थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ, ठीक है, और ये ऊपर जाके लेट्स से 10 मीटर तक ये ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है? 10 मीटर तक, और दोबारा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में नीचे दोबारा फॉल हो जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा 10 मीटर का फासला कवर करके, ठीक हो गया। अभी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आसान सी चीज़ है, यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, या द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बॉडी ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये वाला लेंथ ट्रेवल किया और फिर ये वाला लेंथ ट्रेवल किया। तो अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 मीटर का, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर लेट से वही एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, एक लोकेशन है, एक पोजीशन है, यहाँ से क्या, यहाँ से मैंने एक बॉडी को थ्रो किया जो कि वही सेम 10 मीटर तक ऊपर जाती है और दोबारा इसी पोजीशन पर गिर जाती है। अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इस दौरान इस बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इस बॉडी ने इस दौरान टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो आप लोग क्या कहोगे कि शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ज़रा देखिए, इस पोजीशन से इसने स्टार्ट लिया था, दोबारा इसी पोजीशन पर आई है, तो पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आई है, तो जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना बन गया, ये वाला हमारे पास बन गया 0 मीटर का।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा देखिए, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से मैंने क्या किया, एक बॉडी को थ्रो किया, 10 मीटर ऊपर गई, दोबारा इसी पोजीशन पर आ गई, ठीक है। तो पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब पोजीशन चेंज होगी तब हम डिस्प्लेसमेंट इसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले केस में डिस्टेंस 20 मीटर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 मीटर का। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ज़रा समझे, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में होता ये है कि ये क्या करता है, डज नॉट ओबे वेक्टर्स अलजेब्रा या वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। चले वेक्टर्स अलजेब्रा में लिख देता हूँ, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रही है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये क्या करती है, वेक्टर्स ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती। लेकिन चूंकि ये हमारे पास वेक्टर है तो ये क्या करती है, इट ओबेज वेक्टर्स अलजेब्रा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। किस तरह से, ज़रा देखिए, इस केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर ऊपर की तरफ, 10 मीटर नीचे की तरफ। डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो अगर एक को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो दूसरे को लाजमी तौर पर मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कंसिडर करूंगा। लेट से जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको मैंने नेगेटिव कंसिडर किया, और जब ये डाउनवर्ड आती है तो इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया। अब मैंने क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, -10 मीटर प्लस 10 मीटर दैट इज़ 0। इससे क्या आता है, हमारे पास 0 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर्स अलजेब्रा को ओबे करेगी, और ये जो है वेक्टर्स अलजेब्रा को ओबे नहीं करेगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये तो खैर सबको पता होगा कि इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, हम एल भी लिख सकते हैं या हम यू भी लिख सकते हैं, दैट m0 L T0। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं किस चीज़ में, मीटर्स में, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है तो हम एल भी लिख सकते हैं या हम यू भी लिख सकते हैं, दैट m0 L, और ये आ जाएगा T0। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स तो बहुत ही आसान है, सबको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अभी जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखें, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा, अभी मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि एक एक पॉइंट को गौर से सुने और साथ ही साथ इसको नोट भी करें, अपने साथ नोट करके रखिए, ये आपकी बहुत काम आने वाली है। अच्छा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में यहाँ से लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पर ये मैंने लिखा ए, यहाँ पर मैंने लिखा बी, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर क्या करती है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से लेट से बी से लेकर सी तक यहाँ पर 3 मीटर का मज़ीद डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप लोग क्या करोगे, ये इसके साथ लेके 3 मीटर, तो ये 5 मीटर प्लस 3 मीटर टोटल कितना बन गया हमारे पास, ये आ गया 8 मीटर का इसके साथ लेके डिस्टेंस। अच्छा, एक दूसरा केस मैं कंसिडर करता हूँ, ये बॉडी क्या करती है, पहले इस डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और दोबारा क्या करती है, बिल्कुल यू टर्न लेके यहाँ पर 3 मीटर का मज़ीद डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है।
अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस केस में इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ कितना ट्रेवल हुआ है, पहले 5 मीटर का और बाद में 3 मीटर का मज़ीद ट्रेवल हुआ है। तो अगेन हमारे पास 5 मीटर प्लस 3 मीटर, तो टोटल हमारे पास आ गया 8 मीटर का। तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज। इसको ज़रा समझते हैं। इसी वाले केस में अगर बॉडी पहले 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करिए और मज़ीद 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कवर करे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा 5 + 3, चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड होंगे और ये आ जाएगा 8 मीटर का। इंक्रीज तो हो गया। अभी देखते हैं कि डिक्रीज किस तरह से होगा। अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा रिवाइज करूँ यहाँ पर इस वाले को, तो क्या हो रहा है, बॉडी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और फिर यू टर्न लेके उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मज़ीद कवर कर रही है। अभी ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट आर डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ज़रा देखिए, ये हमारे पास हो गया एक पॉइंट, ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। ये जब यहाँ से यहाँ इस पाथ पर आया है तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट तो हमारे पास ये वाला बन रहा है। तो अगर ये टोटल 5 मीटर का है तो इसमें से 3 मीटर निकाल लें तो ये कितना बन जाएगा, 2 मीटर का। अगर इसकी समझ नहीं आई है तो ज़रा देखिए इसको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस, लेकिन इसके साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। उधर मैंने आप लोगों को समझाया क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये -3 मीटर आ जाएगा। अभी देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर्स प्लस इंटू माइनस -3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इस केस में देखिए, पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, अभी इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी केस आ जाए डिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और साथ ही साथ ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। कुछ मज़ीद पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसी के हवाले से। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए गौर से, इन अ मोशन, अच्छा मैंने डिस्प्लेसमेंट को भी इरेज किया। इन अ मोशन इट इज़ इम्पॉसिबल, अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से भी। इन अ मोशन इट इज़ इम्पॉसिबल दैट डिस्टेंस, अगर मैं इस तरह से लिखूँ, इज़ ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये किसी भी मोशन में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो हो जाए और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इस तरह के कई सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो सकता है ना। इससे पिछले वाले पॉइंट में मैंने आप लोगों को कहा कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर ये डिक्रीज हो सकता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ज़ीरो बन जाए। लेकिन डिस्टेंस का मैंने आप लोगों को समझाया कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर बॉडी मोशन कर रही है तो लाजमी बात है उसका डिस्टेंस जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन की बात होती है और वो डिक्रीज़ हो के ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन बेटा याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई मोशन होगा तो ये इम्पॉसिबल है कि डिस्टेंस ज़ीरो हो और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है इन अ मोशन, बल्कि मैं एरो लगा देता हूँ, इन अ मोशन it is possible
that displacement is equal to 0 but distance is not equal to 0। किसी मोशन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है लेकिन डिस्टेंस हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अच्छा, ये कब होगा? तो बेटा याद रखिए, जब भी बॉडी किसी क्लोज्ड पाथ पर मूव करेगी, ठीक है, जब भी कोई बॉडी क्लोज्ड पाथ पर मूव करेगी तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा और डिस्टेंस हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड पाथ की तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में बात आती है सर्कल की। तो बेटा लाजमी बात नहीं है कि हम सिर्फ सर्कल को क्लोज्ड पाथ कहें। क्लोज्ड पाथ हमारे पास कोई भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और हाँ सर्कल भी हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड पाथ हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी क्लोज्ड पाथ में मोशन हो रही होगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 0 होगा और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। तो आई होप इस पॉइंट की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी बड़ा आसान है। अगर हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ है, कोई भी एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एट अ कर्व्ड पाथ अगर इस पॉइंट को मैं इस तरह से लिखूँ तो आपकी 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेके डिस्टेंस में बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो वो वाली बात भी क्लियर होगी और दूसरी भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। डिस्टेंस में बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कब होगा? अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल भी हो सकता है और उसकी ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेके डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर, कैन नेवर बी ग्रेटर, याद रखना है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इट मे बी इक्वल, इट मे बी इक्वल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, तो ये कौन से केसेस में होगा? अगर ये मेरे पास एक पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है और ये हो गया इसका पाथ, ठीक है, तो ये असल में हो गया डिस्टेंस। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। अच्छा, अब कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, एक बॉडी है और वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, तो स्ट्रेट पाथ पर क्या होता है, जो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे पास बराबर होती है। तो बेटा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस के बराबर तो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिफिनीशन में मैंने आप लोगों को समझाया था द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शार्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये लाजमी बात है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये या तो डिस्टेंस के बराबर होगी अगर हम स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं, और या फिर जो है डिस्टेंस से ऑलवेज लेस होगी, उससे हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो इसी के हवाले से आप लोगों से कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ 2-3 MCQs आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, on a curved path, on a curved path द रेशो बिटवीन डिस्टेंस, चलिए मैं डी से लिख देता हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। जब हमारे पास एक कर्व्ड पाथ होगी तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितनी आएगी? यहाँ पर मैं आपकी ऑप्शंस लिख देता हूँ, इक्वल टू 1, ठीक है, लेस देन 1,
अच्छा, ग्रेटर देन 1 और डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम कि ये सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कर्ड पाथ की। इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉइंट समझा दिया, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास कोई भी कर्ड पाथ है इस तरह का लेट से, ठीक है, तो ये उसका हो गया डिस्टेंस और ये उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ज़रा मुझे बताएं इस वाले केस में डिस्टेंस ग्रेटर है कि डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर आ सकता है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं एक ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूँगा तो आपके ख्याल में रिजल्ट कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा या 1 से ज़्यादा आएगा? लेट्स से मैं कहते तो मैं 10 हमारे पास ग्रेटर है, लेट्स सपोज इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब भी हम ग्रेटर चीज़ को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी कर्व्ड पाथ है और वहाँ पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो ले रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर क्वेश्चन को उल्टा कर दें, अगर आप लोगों से इस तरह से पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में, इसी वाले केस में, कर्व पाथ वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान में रेशो कितना होगा, तो अभी ज़रा देखें इस वाले केस में हम स्मॉलर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ग्रेटर नंबर से, और जब हम इस तरह से करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। अगर मैं यूँ करूँ कि 2 डिवाइडेड बाई 10 करूँ, स्मॉलर नंबर को मैंने बड़े नंबर से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 0.2 विच इज़ लेस देन 1। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के सामने किया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान में रेशो, तो फिर वो हमारे पास लेस देन 1 आएगा, ठीक हो गई बात। एक और MCQ को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए ऑन अ स्ट्रेट पाथ द रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या होगा? तो बेटा याद रखिए, अभी मैंने आप वही ऑप्शन चले मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू 1, लेस देन 1। आप लोगों ने डायरेक्टली इसको आंसर करना है, ग्रेटर देन 1 क्योंकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेट पाथ की तो स्ट्रेट पाथ पर क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, जिस तरह कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों इक्वल है, लेट से यहाँ पर 10 यहाँ पर 10, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 का आना चाहिए। तो ये हमारे पास होगा इक्वल टू 1। अच्छा, अभी अगर क्वेश्चन को उल्टा कर दें, यहाँ पर मैंने लिखा है द रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाए द रेशो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो फिर क्या आएगा? तो ज़रा देखिए, डिस्प्लेसमेंट ओवर यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो वही 10/10 वाला केस है, वही 1 आना चाहिए, ठीक हो गई बात। तो बेटा मेरे ख्याल से वीडियो के लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो फिर अपलोडिंग में मसला आता है। तो ये टॉपिक बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन अभी भी बाकी है जिससे आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं उन डिस्कशन में। तो इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह वो मैं लेक्चर 2 में अभी थोड़ी देर के बाद में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।